हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ और विस्तार के साथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी तैयारी में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। बार बार कहती हूँ अपने सेहत का ख्याल रखें, खाना थोड़ा हल्का खाएं इन दिनों। वैसे तो हमेशा हल्का खाना चाहिए, लेकिन अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कामयाब होने के लक्ष्य से कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही तैयारी हो पाएगी। एकाग्रचित होना भी ज़रूरी है, लक्ष्य को ध्यान में रखना ज़रूरी है, खान पान भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत योगा भी, रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। तो पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्वेश्चन सुनिए। आप अगर बुक से ही पढ़ रहे हैं तो भी लिख लिख के देखिए, और जो है लाइक शेयर कर दीजिए। अगर किसी और की मदद करना चाहते हैं, लाइक करने से मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरे वीडियोस, मेरे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बूंदी शैली। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। बूंदी शैली के चित्रों में इंद्रधनुषी आकाश वर्ण विधान चित्र योजना की एक भव्य विशेषता है। चित्रकार ने आकाश में बादलों को लाल तथा सुनहरे रंगों से चित्रित करके आकाश में इंद्रधनुषी रंगों की आभा बिखेर दी है। कभी कभी आकाश में घनाच्छादित संध्याकालीन प्रभाव बनाया गया है, जिसमें काले, गहरे, भूरे, नीले बादल लाल और सुनहरी पृष्ठभूमि पर बिखरे बनाए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। राग दीपक चित्र किस शैली का है? बूंदी शैली का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका थोड़ा सा विस्तार देखते हैं। राग दीपक चित्र शैली का संबंध बूंदी शैली से है। राग दीपक वाले चित्र में पुरुषों का पहनावा सपाट पतली पगड़ी, चक्करदार 4 नोक का जामा और कमर में संकरा पटका है। राग दीपक का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बूंदी। तो यहाँ पे जो है इसका थोड़ा सा विस्तार देखते हैं। बूंदी चित्रकला का संबंध राजस्थान चित्रकला शैली से है। इसके अतिरिक्त मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली आदि का संबंध भी राजस्थानी चित्रकला शैली से है। श्रृंगार विषयक चित्रों की रचना बूंदी चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किशनगढ़ शैली से है, जो कि किशनगढ़ चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से है। इन सारे राज्यों में राजस्थान से है। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। किशनगढ़ चित्र शैली का संबंध राजस्थान राज्य से है। जोधपुर के राजा महाराणा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह के नाम पर उनके लिए आवंटित जागीर को किशनगढ़ के नाम से विकसित किया गया। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। किशनगढ़ गुंदोलाव झील के किनारे स्थित है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकन्सन और डॉक्टर फैयाज अली को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग जो है अपना पेन और पेपर प्लीज़ लेकर बैठिए। अगर बैठे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। लिखकर प्लीज़ देख लीजिए और पॉज करके लिख लीजिए बीच बीच में। ये मेरा आप लोगों से जो है आग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निहाल चंद। इसका विस्तार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मूर्ध्वज निहाल चंद राजा सावन सिंह के दरबारी चित्रकार थे। निहाल चंद द्वारा चित्रित बनी ठनी के चित्र को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है। निहाल चंद द्वारा चित्रित चित्रों का संकलन नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। इनमें चित्रों की संख्या लगभग 75 है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी निहाल चंद ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? तो यह किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निहाल चंद निम्न में से किस शैली के चित्रकार थे? तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। साथियों, बहुत सारे क्वेश्चंस की व्याख्या नहीं है, क्योंकि उनकी व्याख्या 1-2 बार अच्छे से दी जाती है और वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग जो है अंडरस्टैंड कर लिया कीजिए।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। फिर से एक और देखिए यहाँ पे, निहाल चंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? तो फिर से किशनगढ़ से के चित्रकार थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किशनगढ़ की लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सावंत सिंह। यहाँ पे बगल में आप लोगों को किस परीक्षा में पूछा गया है, किस सन में, सब भी लिखा रहता है, तो नोट करके अंदाज़ा लगाया कीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी विस्तार को ज़रूर पढ़ा कीजिए। और चलिए इसके जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं। किशनगढ़ की लघु चित्र शैली की स्थापना सावंत सिंह ने की। सावंत सिंह का उपनाम नागरीदास था। सावंत सिंह कवि, कला, मर्मज्ञ तथा स्वयं में एक चित्रकार थे। सावंत सिंह की कविताओं का आधार बनाकर उनकी पत्नी बनी ठनी के रूप सौंदर्य को उनके दरबार चित्रकार निहाल चंद ने चित्रित किया है, जो किशनगढ़ शैली का उत्कृष्ट स्वरूप है। निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्रण अपनी आराध्या राधा देवी के रूप में किया। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला, मर्मज्ञ, शासक का नाम है? सावंत सिंह नाम है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे नागरीदास है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कलानुरागी राजा सावंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया? तो किशनगढ़ को शैली को किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सावंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है? तो यहाँ पे किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। पहले शैली और स्कूल एक ही माना जाता था, तो यहाँ पे किशनगढ़ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों ने की थी वह था? तो यहाँ पे हमारा किशनगढ़ ही था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो यहाँ पे हमारा जो है लघु चित्र शैली का है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है, तो किशनगढ़ शैली है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? तो यह जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है, किशनगढ़, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राधा के रूप में किया था। चलिए बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? तो यहाँ पे राधा का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना? तो राजस्थानी शैली में बना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बनी ठनी का चित्र किस से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? तो यहाँ पे किशनगढ़ में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही, तो ऑप्शन नंबर बी बनी ठनी रही है। चलिए अब बीकानेर शैली के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें बीकानेर शैली का एक ही क्वेश्चन दिया गया है। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा के शैली से हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बीकानेर शैली से सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पे पढ़ लेते हैं। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं रुकनुद्दीन, उसका पुत्र साहबदीन, रहीम खान, नाथू मुराद कायम, लुफा, शाह मोहम्मद, रामलाल, ईसा मोहम्मद, इब्राहू, अली रजा, उसका पुत्र हसन रजा, शहाबुद्दीन, बाहुद्दीन, नूरुद्दीन अहमद उमरानी, कासिम इमरानी, अब्दुल्ला एवं हसन आदि। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। चलिए अब जो है नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मुगल चित्रकला, जिसमें अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां का जिक्र किया गया है मोस्टली।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? तो बेहजाद को दी गई है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ईरानी फारसी मुगल कालीन चित्रकार बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। बेहजाद ईरानी शैली का अपने समय का सबसे उत्तम चित्रकार था। वह पहले तैमूर वंशीय सुल्तान हुसैन बेगरा या मिर्ज़ा का दरबारी चित्रकार था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बेहजाद का उल्लेख किया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब्दुल हसन के पिता का नाम था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकारिजा। अबुल हसन के पिता का नाम अकारिजा था। वह हेरात का निवासी था। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर अल जमा की उपाधि से सम्मानित किया था। उसने जहांगीर की तख्तपोशी की तस्वीर बनाई थी। चलिए, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के पुत्र द्वारा। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। चलिए, जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1648 ईस्वी में की थी तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभव पूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। शाहजहां द्वारा बनवाए गए अन्य महत्वपूर्ण स्मारक हैं ताजमहल जो कि आगरा में है, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, मोती मस्जिद जो कि लाहौर में है आदि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? तो अभी हमने पढ़ा लाल किला दिल्ली का बनवाया था शाहजहां ने। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ तथा मीरक मिर्ज़ा गियास के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। विकल्प में उपर्युक्त में से किसी का नाम ना होने के कारण अकबर माना जा सकता है, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद शासन कार्य अकबर के हाथों में आ गया था। चलिए अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अबुल फजल। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। आईने अकबरी अकबर के दरबार अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी के भी अपने आप में 5 भाग हैं। मुगल साम्राज्य का भौगोलिक सर्वेक्षण तथा सभी प्रांतों, विशेष तौर पर बंगाल के बारे में आंकड़ों पर आधारित विवरण प्रदान करता है। इस पुस्तक में शासन प्रणाली के नियमों का वर्णन किया गया है तथा इसमें अकबर का सभी सरकारी विभागों पर नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। तो साथियों, देखा आप लोगों ने किस तरह से आज के भी जो है विस्तार के साथ में हमारे कुछ और प्रश्न ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद है आपकी बहुत मदद करेंगे और जो है पेन और पेपर लेकर बैठिए, लिख कर देखिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।